हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम एसेट की रिटन डाउन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हमने ब्रीफली डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 43(1) एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। एसेट की एक्चुअल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं उसको हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल कॉस्ट वो होती है जो एसएससी ने खुद ने इनकर करी हो। उसने एसेट पे जितना पैसा उसने खुद लगाया हो वो उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट होती है। लेकिन अगर उस कॉस्ट में किसी और पर्सन का भी शेयर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो वो एसएससी की एक्चुअल कॉस्ट से डिडक्ट हो जाएगा। मतलब सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट जो एसएससी की है सिर्फ वो कंसीडर कर सकता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो किसी और ने इनकर करी है तो वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगी। तो एसेट परचेज या एक्सपेंडिचर इनकर्ड कराओ हमने एसेट एक्वायर करने के लिए। इस बोथ द केसेस जो हम सेलर को पेमेंट करते हैं, अगर हम कैश में कर रहे हैं और वो कैश पेमेंट एक्सीड करिए 10,000 से इन अ डे, अगर एक्सीड करती है तो वो जो एक्सपेंडिचर है वो हम एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब हमारी जो लिमिट है वो 10,000 से कम की है। 10,000 से जैसे ही एक्सीड होगा वो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर हम उस कॉस्ट को नहीं करेंगे। इन द अदर केस इलेक्ट्रॉनिक मोड हमने चेक दिया एज अ पेमेंट, हमने बैंक ड्राफ्ट दिया तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। हम वो कितनी भी पेमेंट कर सकते हैं, वो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर हो जाएगी। लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने कैश पेमेंट किया इन अ डे, हमने 5,000 रुपीज की पेमेंट की 10 टाइम्स, टोटल हो गया 50,000। अब ये इन अ डे हमने 10,000 से एक्सीड पेमेंट करी है तो वो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगी। नेक्स्ट है हमने कैश पेमेंट किया 10,000 एवरी डे 15 दिन तक, जिसकी टोटल कॉस्ट हो गई 1,50,000। इसका मतलब है हमने 15 दिन यानी पर डे हमने 10,000 तक ही पेमेंट करी है, 10,000 से एक्सीड वो नहीं हुई है तो वो 1.5 लाख यानी 1,50,000 जो है वो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर हो जाएंगे। थर्ड है चेक हमने दिया 2 लाख का, तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पेमेंट है तो ये पूरी की पूरी कॉस्ट एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगी। Now the key points. Actual cost include expenses which are incurred to bringing asset to its working condition. Actual cost में वहां तक सारी कॉस्ट कंसिडर की जाएगी, मतलब ऐड होगी जो हमने मतलब एसेट को वर्किंग कंडीशन तक, मतलब यूज करने तक, जब तक हम उस चीज को यूज कर रहे हैं, उसको वर्किंग कंडीशन में ला रहे हैं, हमारे लिए वो यूज में आ रही है, वहां तक जो कॉस्ट उसमें जुड़ती जाएगी, हम खर्च करते जाएंगे, वो सब उसकी एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ता चला जाएगा जब तक हम उस एसेट को अपने यूज में नहीं ले आते। लाइक एक्सपेंसेस ऑन टेस्ट रन ऑफ मशीनरी प्रायर टू प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मशीनरी को टेस्ट रन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं क्या ये प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही। उस पे जो वो एक्सपेंसेस हो रहा है तो वो उस मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस डन आफ्टर द एसेट पुट टू यूज। सेम, अगर हमने एसेट को यूज कर लिया है, एसेट हमारी बिजनेस पर्पस के लिए यूज होनी स्टार्ट हो गई है, उसके बाद अगर उस एसेट पे कोई खर्चा हो रहा है तो वो एक्चुअल कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। इसमें आता है सेक्शन 269 ST, सेक्शन 271 DA जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए। Prohibits individuals or entities from receiving 2 lakh or more in a cash in a single day from one person or entity. ये सेलर्स के लिए है कि वो किसी भी कंडीशन में 2 लाख या उससे ज्यादा कैश रिसीव नहीं कर सकते सिंगल डे, मतलब एक दिन में
2 लाख या 2 लाख से ज्यादा का कैश इन अ डे वो रिसीव नहीं कर सकते। ये सेलर्स के लिए है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको पेनल्टी देनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 271 DA, और पेनल्टी उतने अमाउंट की देनी पड़ेगी जितना अमाउंट उन्होंने रिसीव किया है। If a person receive any sum in contravention of section 269 ST, he shall be liable to pay by way of penalty sum equal to the amount of such receipt. Example, X buy plant and machinery 4 lakh, payment made in cash. तो इसका मतलब यह है कि सेलर को पेनल्टी लगेगी 4 लाख की, क्योंकि उसने 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा का अमाउंट, वो भी इन अ कैश इन अ डे रिसीव किया है, तो उसको पेनल्टी 4 लाख की ही लगेगी। नेक्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ एन एसेट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स टिल द एसेट इज पुट टू यूज। इट मीन्स कि अगर हमने एसेट एक्वायर करने के लिए कोई लोन लिया है और हम उस लोन पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होगा या नहीं होगा? इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, लेकिन वो तब तक होगा जब तक हमने एसेट को यूज करना स्टार्ट नहीं किया। और जब भी वो एसेट पुट टू यूज हो जाएगी, हम उसे यूज करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस लोन पे, तो वो एक्चुअल कॉस्ट में कंसिडर नहीं होगा। लाइक एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री स्टार्ट 1 जनवरी 2019, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 23 जनवरी 2024। लोन लिया हमने 1 जनवरी 2019 टू एक्वायर प्लांट 1, और प्लांट 1 पुट टू यूज हुआ है 23 जनवरी 2024। लोन हमने लिया है 1 जनवरी और प्लांट पुट टू यूज हुआ है 23 जनवरी। तो प्लांट 1 का इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा? 1 जनवरी जब हमने लोन लिया, और 22 जनवरी तक का जो भी इंटरेस्ट आएगा वो एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड होगा। ऐसी प्लांट टू पुट टू यूज हुआ है 30 जुलाई 2024, तो उसका इंटरेस्ट जो होगा वो कैलकुलेट होगा 1 जनवरी 2019 जब हमने लोन लिया, और प्लांट कब पुट टू यूज हुआ है 30 जुलाई, तो हम 29 जुलाई तक का इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअल कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे। इंटरेस्ट आफ्टर प्लांट इज पुट टू यूज इज क्लेम्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पुट टू यूज के बाद जो भी इंटरेस्ट आता है लोन पे, वो ऐसा हम क्लेम करेंगे, क्लेम करेंगे एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36(1)(3). नाउ सेक्शन 43(1) कई सारे ऐसे एक्सप्लेनेशंस रखता है अपने अंडर, जो हमें बताते हैं कि हमें अलग अलग केसेस में किस तरीके से एक्चुअल कॉस्ट कंसिडर करनी है। तो वो एक्सप्लेनेशंस अराउंड 13 एक्सप्लेनेशंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन 1 इसमें है, एसेट अगर हम यूज कर रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च में और वो हमने रोक दिया, सीज कर दिया, और अब हम अपने बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? देखिए, साइंटिफिक रिसर्च क्या होता है, इसमें हमें डिडक्शन मिलती है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं इस केस में, या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो इन केसेस में हमें डिडक्शन मिलती है 31(1)(4) में, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे बहुत ब्रीफली। अभी के लिए इतना ही है कि ये जो साइंटिफिक रिसर्च में एक्सपेंसेस होते हैं और इसमें जो भी डिडक्शन हम लेते हैं, उस डिडक्शन को हमें माइनस करना है एसेट की एक्चुअल कॉस्ट में से। फिर जो कॉस्ट निकल के आएगी वो कॉस्ट होगी जो एक एसएससी कंसिडर करेगा अपने बिजनेस प्रोफेशन में। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 43(1). इसमें यह है कि कोई भी एसेट, जो एसेट बाद में बनती है, उससे पहले वो एज अ इन्वेंट्री यूज हो रही होती है, इन्वेंट्री होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं कैपिटल एसेट में। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट एसेट की क्या होगी? जिस दिन ये कन्वर्जन हो रहा है उस दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है एसेट की, वो एक्चुअल कॉस्ट हम कंसिडर करेंगे। और डीम्ड इनकम, जो हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था चार्जिंग सेक्शन में 28(6)(a), डीम्ड इनकम, जो फेयर मार्केट वैल्यू इन्वेंट्री की जो कन्वर्ट हो रही है कैपिटल एसेट में, कन्वर्जन के दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू निकल के आ रही है, वो डीम्ड इनकम मानी जाएगी
जो चार्ज होगी अंडर सेक्शन 2860। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। बिल्डिंग है जो कि स्टॉक इन ट्रेड है, उसको परचेज किया हमने 1 अप्रैल 98 10 लाख में। स्टॉक इन ट्रेड हमारा 31/3/2023 में 9 लाख है। अब बिल्डिंग कन्वर्ट होती है कैपिटल एसेट में यूज्ड एज फैक्ट्री बिल्डिंग 30/11/2023। उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू हमारी 13 लाख निकल के आती है। तो इस केस में जो एक्चुअल कॉस्ट होगी एसेट की वो होगी 13 लाख। कन्वर्जन वाले दिन जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 13 लाख होगी और डीम्ड इनकम भी 13 लाख होगी जो चार्ज होगी अंडर सेक्शन 28(6)(a। ये देखिए एक्चुअल कॉस्ट। और होल्डिंग पीरियड बिल्डिंग का कब होगा? कन्वर्जन की डेट से स्टार्ट होगा, जिस दिन वो इन्वेंट्री जो है कन्वर्ट हुई है कैपिटल एसेट में, उस दिन से उसका कन्वर्जन पीरियड स्टार्ट होगा। ये होल्डिंग पीरियड हम कैपिटल गेन में यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन 2। इस केस में अगर हम एसेट एक्वायर्ड करते हैं बाय वे ऑफ गिफ्ट या इनहेरिटेंस, तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट हम मानेंगे जो प्रीवियस ओनर है जो हमें गिफ्ट कर रहा है वो एसेट। ट्रांसफर, जिस दिन ट्रांसफर हो रही है वो एसेट, उस दिन WDV क्या है एसेट की, तो वही WDV जो होगी वो एसएससी के लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी। एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने एसेट परचेज करी 1 जनवरी 2004 5 लाख, जिस पे उन्होंने कोई डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया। अब वो गिफ्ट कर देते हैं उसको मिस्टर बी को 1 जनवरी 2024, जिस दिन उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख है। तो एज पर एक्सप्लेनेशन 2 इस केस में एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो 5 लाख होगी, क्योंकि उन्होंने डेप्रिसिएशन क्लेम किया नहीं। तो जो कॉस्ट 1 जनवरी 2004 को है वही कॉस्ट 1 जनवरी 2024 को दिखाई जाएगी। WDV सेम चलेगी क्योंकि डेप्रिसिएशन तो क्लेम हो नहीं रहा। तो एसएससी के लिए एक्चुअल कॉस्ट होगी 5 लाख। अब इस चीज में क्या एक सेक्शन जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट एज अ गिफ्ट वो एसेट उसको मिल रही है, तो जहां गिफ्ट आ जाता है वहां सेक्शन जुड़ जाता है 56(2)(10). अब ये जो गिफ्ट रिसीव्ड कर रहे हैं ये टैक्सेबल रहेगी अगर उसकी वैल्यू 50,000 एक्सीड करती है, और इस केस में एक्सीड कर रही है क्योंकि 5 लाख का उनको एसेट मिल रहा है एज अ गिफ्ट। अब सपोज एसेट बिल्डिंग है और स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ट्रांसफर हो रही है एज अ गिफ्ट, उस बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू 7 लाख है। तो सेक्शन 56(2)(10) के अकॉर्डिंग 7 लाख जो होगी वो टैक्सेबल होगी एसएससी के लिए अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ एक्सप्लेनेशन 3। Before acquisition of an asset used by any other person at any time for business purpose, ट्रांसफर का मेन पर्पस है इनकम टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना। ये इंश्योर हमारा एसेसिंग ऑफिसर करेगा। तो एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? वो एसएससी जॉइंट कमिश्नर के प्रीवियस अप्रूवल, मतलब पहले वो अप्रूवल लेगा जॉइंट कमिश्नर से, तब वो डिक्लेयर करेगा एसएससी की एक्चुअल कॉस्ट उस केस में एसेट की क्या होनी चाहिए। सक्सेशन के केस में मतलब हायर को विद इन एक ही कंपनी के अंदर हायर को सारी पावर मिल जाती है, वो होता है सक्सेशन का केस। उस केस में एसेसिंग ऑफिसर ने बताया है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर वही एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी। Now see the example. Mr. X, उनकी WDV 1 अप्रैल 2023 को 10 लाख की है, जिसमें 15% वो डेप्ट चार्ज करते हैं। उन्होंने एसेट को सेल आउट किया मिस्टर वाई को 30 जून 2023 में 1 करोड़ 30 लाख। उस दिन उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू 15 लाख थी। मिस्टर वाई की WDV 1 अप्रैल 23 में 20 लाख थी। अब इस केस में एओ ने जॉइंट कमिश्नर से अप्रूवल लेके एक्चुअल कॉस्ट जो एसेट की बताई है वो है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, जो कि है 15 लाख।
तो मिस्टर वाई की कैलकुलेशन किस हिसाब से करेंगे हम? उनकी WDV थी 1 अप्रैल 23 में 20 लाख की। फिर उन्होंने एक्वायर करी, उनको ट्रांसफर हुई 30 जून 23 में 15 लाख की। 15 लाख हमने असेसिंग ऑफिसर के अकॉर्डिंग लिया है। उस पे हमने 15% डेप्थ चार्ज करके मिस्टर वाई की WDV कैलकुलेट कर। एक्सप्लेनेशन 4 ये कहता है मिस्टर एक्स एसेट यूज करते अपने बिजनेस पर्पस के लिए, वो उन्होंने ट्रांसफर करी और उसके बाद उसको दोबारा से रीअक्वायर कर लिया। तो एक्चुअल कॉस्ट इस केस में क्या होगी? लोअर ऑफ WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। इसका मतलब जब उन्होंने यहाँ ट्रांसफर करी थी उस टाइम पे जो WDV थी या तो वो लेंगे हम, या एक्चुअल प्राइस, या जो एक्चुअल प्राइस उन्होंने पे किया उसको रीअक्वायर के टाइम वो अमाउंट लेंगे। तो इन दोनों में से जो भी लोअर होगा वो एक्चुअल कॉस्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर ए उन्होंने एसेट एक्वायर की 1 जनवरी 2018 को 1 लाख की, जिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया उन्होंने 15%। वो उन्होंने मिस्टर बी को ट्रांसफर की 1,50,000 की। फिर वो मिस्टर सी को ट्रांसफर हुई 2 लाख की। उसके बाद मिस्टर ए ने दोबारा रीएक्वायर की 4,50,000। अब इसमें एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? WDV एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, एक्चुअल प्राइस एट विच रीएक्वायर, उन्होंने रीएक्वायर 4,50,000 में करी थी, और WDV ये हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे? WDV जो थी 1 जनवरी 2018 को 1 लाख, उसके बाद हमने डेप्थ चार्ज किया 2017 से 18 तक 7.5%। वो क्यों? क्योंकि लेस देन 180 डेज है, इसलिए 15% का 50% हो गया 7.5%। उसके बाद 18 से 19 तक पूरा, तो कितनी वैल्यू आई? 78,625। हमने जो ट्रांसफर करी थी, मतलब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को जो ट्रांसफर करी थी वो करी थी, उस टाइम ईयर चल रहा था 2019। तो जो WDV पे ट्रांसफर मिस्टर बी को हुआ था वो 78,625 था। इस तरीके से कैलकुलेट किया है। तो इस केस में वैल्यू हमारी ट्रांसफर के टाइम ये आई। तो इन दोनों में से जो लो होगा वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। तो एक्चुअल कॉस्ट यहाँ पे हमारी है 78,625। अब इन अदर केस इफ मिस्टर ए रीएक्वायर्ड, अगर उन्होंने रीएक्वायर करी है सिर्फ 25,000 पे, तो WDV हमारी इतनी थी, एक्चुअल प्राइस हमारा 25,000 था। तो इस केस में हम एक्चुअल कॉस्ट 25,000 कंसिडर करेंगे। और मिस्टर बी और मिस्टर सी जो इंटरमीडियरीज थी उनके लिए एक्सप्लेनेशन 3 अप्लाई होगा, जिसमें एक्चुअल कॉस्ट होगी FMB एज ऑन द डेट ऑफ। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 4A, जिसमें है सील एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन SLB। इसमें क्या होता है? SSC एसेट सेल करता है सेलर को, उसके बाद उसी से ही वो लीज पे परचेज कर लेता है। परचेज क्या कर लेता है? लीज पे ले लेता है वो एसेट को। तो SSC रीएक्वायर एसेट ऑन लीज अदर देन सेल। सेल नहीं हुआ है, उसने लीज पे ली है। जो एसेट उसने सेल की थी उसी एसेट को उसने रीएक्वायर कर लिया ऑन लीज। तो इसमें अकाउंटिंग फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू होगी, सेल के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि ये सेल है ही नहीं। एग्जाम्पल से समझते हैं। त्रिवेणी ने एसेट सेल की, उस टाइम उसकी WDV निल थी। सेल की उन्होंने 100 लाख की रिलायंस को। अब रिलायंस ने लीज बैक कर लिया वो एसेट त्रिवेणी को, तो एक्चुअल कॉस्ट रिलायंस के लिए शैल बी टेकन एज निल। हमारी WDV उस टाइम निल थी, तो वो निल एक्चुअल कॉस्ट जो है हमारी वो निल ही रहेगी एज पर एक्सप्लेनेशन 4A। एक्सप्लेनेशन 4A ओवरराइड्स एक्सप्लेनेशन 3, क्योंकि जो 3 में था, 3 जो है SLB ट्रांजैक्शंस को कंसिडर नहीं करता।
इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 3 का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं है। 4A में सिर्फ हमारा SLB ट्रांजैक्शंस के थ्रू है कि SSE एसेट सेल करके उसको ही दोबारा से रीएक्वायर करता है ऑन लीज। तो उस केस में जो है हमारी WDV वही होगी जो उसने सेल के टाइम ट्रांसफ़र की है। उस टाइम जो हमारी WDV की वैल्यू है वही एक्चुअल कॉस्ट रहेगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन 5। ये अप्लाइड होता है बिल्डिंग के केस में और कोई अदर एसेट के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। एसेट पर्सनल यूज़ के लिए SSE यूज़ कर रहा है, फिर उसने वो कन्वर्ट कर दिया बिजनेस पर्पज़ के लिए। सेम SSE है बट पहले वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करता था, फिर उसने वो अपने बिजनेस के लिए यूज़ किया। तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगी? उसमें एक्चुअल कॉस्ट रहेगी जो बिल्डिंग उसने एक्वायर करी थी उस टाइम जो कॉस्ट थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज, और किस रेट पे, मेन यहाँ पे रेट आता है। रेट एप्लीकेबल वही होगा जो कन्वर्जन के टाइम चल रहा होगा, वही डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। और डेप्रिसिएशन हम स्टार्टिंग से चार्ज करेंगे जिस ईयर में हमने उस एसेट को, उस बिल्डिंग को एक्वायर किया था। तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल कॉस्ट होगी। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर एक्स ने परचेज की बिल्डिंग 1 जनवरी 2020 पर्सनल यूज़ के लिए 10 लाख की। उसको कन्वर्ट किया उसने फैक्ट्री बिल्डिंग में और ये हुआ था 1 जनवरी 2024। उस दिन FMV 8 लाख थी। अब यहाँ ईयर जो चल रहा था वो चल रहा था 2019-2020, ठीक। और ये कन्वर्ट हुआ है 23-24 में। अब यहाँ डेप्रिसिएशन के जो रेट दे रखे हैं वो है 7.5% 21 से 22 तक, और 10% हो जाता है 22-23। अब ये जो कन्वर्जन हुआ है 23-24 के टाइम रेट कौन सा चल रहा है? 10% ही चल रहा है, क्योंकि 22-23 के बाद से ही 10% था, उससे पहले 7.5% था। जिस टाइम हमारा कन्वर्जन हुआ है 23-24 उस टाइम रेट 10% चल रहा है। तो हम 10 लाख पे 10% चार्ज करेंगे स्टार्टिंग से 1920 यानी असेसमेंट ईयर है हमारा 2021। अब इस पे 5% कैसे है? क्योंकि ये 1 जनवरी को हमने एक्वायर की थी जो लेस देन 180 डेज़ है, तो हमने 10 का हाफ करके 5% हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 2021, 21, 22, 22, 23, 23, 24 हमने कब तक चार्ज करना है? उस साल तक 23-24। इस टाइम कन्वर्जन हुआ था 23-24, तो हमें उससे पहले के ईयर तक चार्ज करना है, यानी ये ईयर क्या चल रहा है 22-23 तक। इसको डिडक्ट करके जो एक्चुअल कॉस्ट आएगी वो हमारी SSE के लिए वो एक्चुअल कॉस्ट होगी जो वो आप कंसिडर करेगा। बाकी एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में 13 एक्सप्लेनेशन है, अभी हमारे 5 हुए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय एंड थैंक यू।